स्वागत है दोस्त टीएनबी के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है जो कोशिका कलरलेस हो उसे उस कोशिका को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है हमारे शरीर में वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। जैसे इसे ऐसे समझिए, जो हमारे डिफेंस सोल्जर होते हैं वो दिन रात ड्यूटी दे करके अपने कंट्री का रक्षा करते हैं और अंदर आने वाले आतंकवादियों से बचाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे शरीर को हमारे अंदर आने वाले जैसे एंटीजन जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब अंदर आ जाते हैं। तो इसे ये पहचान पहचान करके ये मार देता है। साथ ही साथ जो हमारे अंदर जो डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं, उनसे ये डब्ल्यूबीसी लड़ता है। तो आगे चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो इसका रंग होता है डब्ल्यूबीसी का, इसका रंग जो होता है ये रंगहीन होता है क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है। ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। देखिए जो आरबीसी था उसमें हीमोग्लोबिन था, इस रीजन से वो डब्ल्यूबीसी आरबीसी वो रेड था, लेकिन इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये रंगहीन होता है। और जो इसका निर्माण का प्रक्रिया है इसे कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस, इसके निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। तो अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। और जो डब्ल्यूबीसी का मृत्यु होता है वो होता है प्लीहा में। प्लीहा, जो इसका मृत्यु होता है वो होता है प्लीहा में। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का भी मृत्यु प्लीहा में ही होता है और आरबीसी का भी होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान कौन है, तो कौन है वो? प्लीहा या फिर स्प्लीन है। और आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है या फिर आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब आगे चलिए, इसका जो आकार होता है डब्ल्यूबीसी का, इसका कोई आकार नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। जो इसका आकार होता है ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित। इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये डब्ल्यूबीसी जो हमारा जो रक्ताणु होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इन तीनों कोशिकाओं में सबसे बड़ा जो इसका आकार होता है डब्ल्यूबीसी का ही होता है। लेकिन इसका आकार बड़ा होता है, लेकिन इसका जो आकार कोई शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है। इसका जो कोई शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन बिना शेप के जो इसका एक तरह से जो आयतन होता है वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले कौन होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। इसका जो क्रम देखें हम, चलिए देख लेते हैं इसका क्रम। तो सबसे पहले जो होता है वो डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है आरबीसी। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है, फिर आरबीसी होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? प्लेटलेट्स होता है। और देखिए जो आरबीसी का जीवन काल होता है ये भी कोई निश्चित नहीं होता है। ये आरबीसी जो होता है, सॉरी, ये डब्ल्यूबीसी होता है, ये होता है 5 प्रकार के। तो पाँचों में से हर एक प्रकार का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। तो किसी का कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये इतना दिन जिएगा तो ये सेम इतना ही दिन जिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो इसका जो जीवन काल होता है ये भी अनिश्चित होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो भी अनिश्चित होता है। जो देखिए केंद्रक,
अब बात करें केंद्रक का, तो जो WBC होता है इसमें केंद्रक होता है। WBC ही एक ऐसा रक्ताणु है जिसमें कि केंद्रक होता है, ना ही RBC में केंद्रक होता है, ना ही प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है। यही WBC में बस केंद्रक होता है। तो इसमें केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है, उपस्थित या फिर प्रेजेंट लिख देते हैं, प्रेजेंट। अब देखिए WBC का संख्या कितना होता है। तो WBC का संख्या हम यहाँ पे देख लेते हैं। WBC का संख्या हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर वहाँ पे देख लेंगे, समझ लेंगे। WBC का जो संख्या होता है वो होता है 6000 से लेकर के 8000 प्रति घन mm³, मतलब प्रति घन मीटर इतना होता है। 6000 से 8000 प्रति घन मीटर। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे अच्छा समझ लेते हैं। जैसे ये एक घन है, हमने एक यहाँ पे घन बनाया। अरे यार, हमने यहाँ पे एक घन बनाया, एक घन बनाया। अब इस घन में जो ब्लड है इसमें हमने डाल दिया। जो इसका भुजा है वो 1 mm है, सोचिए, क्योंकि यहाँ पे प्रति घन मीटर है ना, प्रति घन मिलीमीटर है, प्रति घन मीटर। तो यहाँ पे जो इसका भुजा होगा इस घन का वो होगा 1 mm, 1 mm। तो अगर एक mm वाले घन में अगर हम जो ब्लड डालते हैं उसमें एक बूंद भी ब्लड सही से नहीं आएगा, उसमें सोचिए इसका अगर हम ब्लड डाल देते हैं इसमें और इसका अध्ययन करते हैं कि इसमें WBC कितना है, इसका अध्ययन करते हैं कि इसमें WBC कितना है और RBC कितना है और प्लेटलेट्स कितना है, प्लेटलेट्स कितना है। तो जो WBC होगा इसमें, इस घन में, वो होगा 6000 से 8000 प्रति mm³, इतना होगा। और जो RBC का बात करें इसी में, तो RBC कितना होगा इसमें 50 लाख से 55 लाख mm³। और प्लेटलेट्स कितना होगा, प्लेटलेट्स होगा 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्रति घन मीटर, इतना होगा। अब सोचिए इसमें सब कुछ है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जो भी ब्लड का कंपोनेंट है सब कुछ होगा। फिर भी अगर हम बात करें इतना RBC, ये WBC का सिर्फ, तो WBC 6 से 8000 होगा प्रति मीटर में। चलिए अब हम WBC का प्रकार देख लेते हैं कि WBC कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड अब ये देख लेते हैं कि जो WBC होता है वो कितने प्रकार का होता है और जो अलग अलग प्रकार होता है उसका कार्य क्या होता है। तो जो WBC होता है इसका 2 प्रकार होता है, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। एक होता है कणिका युक्त WBC और एक होता है अकणिका युक्त WBC। तो इसमें अंतर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो ये है एक WBC, ठीक है, और हमें पता है कि जो WBC होता है उसमें केंद्रक होता है। और जिस WBC के कोशिका द्रव्य में अगर कण पाए जाएंगे, छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, उस WBC को कणिका युक्त WBC कहा जाता है या फिर कणिका युक्त ल्यूकोसाइट कहते हैं। और जिस WBC में ये कण नहीं पाए जाएंगे, ये कण अनुपस्थित होंगे, उसे कहेंगे अकणिका युक्त WBC या फिर अकणिका युक्त ल्यूकोसाइट, ठीक है। और ये जो कण होते हैं, ये कण एक विशेष लवण होता है, एक नमक होता है विशेष तरह का, वही इसमें पाया जाता है। अगर
जिसमें पाया जाएगा वो होगा कणिकायुक्त और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो होगा अकणिकायुक्त। अब चलिए इसका जो कार्य प्रकार होता है इसको भी देख लेते हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइट होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो ये होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। अब देखिए ये जो है इसका जो परसेंटेज है ये अलग अलग होता है। जैसे हमने जो WBC का देखा है वो 6 से लेकर के 8,000 प्रति mm³ है होता है। तो इसमें जो है 6 से 8,000 जो है इस पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक जो होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम जो होता है वो होता है बेसोफिल्स। और जो है आप देख सकते हैं कि कौन कितना होता है। अब चलिए इसका कार्य जान लेते हैं और कार्य हम लोग बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे। तो जो इसका कार्य होता है इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स का जो कार्य होता है इसका कार्य सेम होता है, इसका कार्य कॉमन होता है। जो इसका कार्य होता है वो होता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में जो परजीवी कण होते हैं जैसे धूल, गर्दा, मिट्टी, ये सब जो होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं नाक के माध्यम से या फिर मुंह के माध्यम से। तो जो WBC होता है ये इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स उसे पहचान करके छींक के माध्यम से या फिर खास करके ये बाहर निकाल देता है। ये सब इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो ये जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, इसका भी काम जो होता है वो सिमिलर होता है। देखिए हम इसका जो कार्य है बहुत डीप नहीं जा रहे हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होता है, यहाँ हमने गलत लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ NEU रहेगा, NEU न्यूट्रोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है और जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट, जो इन सब का कार्य होता है वो होता है सेम कार्य होता है। ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो सजीव जो कण होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ जैसे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो उन्हें ये भक्षण करते हैं, उन्हें मारते हैं। तो ये जो कोशिका है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को भक्षण कोशिका भी कहते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो रोगाणु एंटीजन को मारने का काम करता है। एंटीजन मतलब वही बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब जैसे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो इन्हें ये मार देता है और भक्षण कर लेता है। तो ये एंटीजन को मारता है और उसका भक्षण करता है। इसलिए इन कोशिकाओं को भक्षक कोशिका भी कहते हैं। और देखिए जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट का भी जो कार्य होता है ये कॉमन होता है। ये भी कार्य, इसका भी कार्य कॉमन होता है। अब देखिए जो लिम्फोसाइट का कार्य होता है, ये जो हमारे शरीर में जो विष पदार्थ होता है जैसे अमोनिया ये सब जो जैसे भी जाता है उन सब पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। और जो बाहर से जाने वाले जो रोगाणु होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो होते हैं उनको भी ये लिम्फोसाइट मारता है। तो विष पदार्थों को निष्क्रिय करना, व रोगाणु को खत्म करना।
रोगाणु का खत्म करना, रोगाणु को खत्म करना। तो हमने इसका जो कार्य है ये जान लिया है। अब चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।